हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सीएस वर्ल्ड। माई सेल्फ कशिश रचवानी। गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे असेंशियल कमोडिटीज़। असेंशियल कमोडिटीज़ हमारा जो था पार्ट 1, हमने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि बेसिकली लॉ बनता क्यों है, क्या रीज़न है किसी भी चीज़ के लॉ बनने के। तो मैंने बताया था कि कोई सिचुएशन होती है तो लॉ आता है, सिचुएशन नहीं होती तो लॉ भी नहीं आता। लॉ 4 चीज़ों के लिए बनता है। पहला पब्लिक वेलफेयर, दूसरा क्या था, नो कॉस्ट टू अदर, तीसरा एथिक्स और सेफ्टी ऑफ पीपल। फिर मैंने आप लोगों को कुछ और बातें बताई थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि असेंशियल कमोडिटीज़ कौन होती है। फिर असेंशियल कमोडिटीज़ में हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था, DPS, JCRF, याद है। DPS स्कूल में जे पढ़ता था और वो CRF में भर्ती हो गया। CRF का C2 और FB2। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इस एक्ट के थ्रू ऑर्डर्स कौन देता है। जो हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर्स को डेलीगेट कर सकती है किसी को भी 6 मंथ्स के स्टेट गवर्नमेंट को और उसकी अथॉरिटीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी कि कोई भी दूसरी चीज़ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आ सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे तो, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। लेकिन वो मैक्सिमम कितने महीने के लिए आती है? 6 मंथ्स के लिए आती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और कोई भी चीज़ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से निकाली भी जा सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना ऑर्डर है वो कैसे देती है। वो ऑर्डर देती है थ्रू स्पेसिफिक ऑर्डर और जनरल ऑर्डर। जनरल है तो ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा, और अगर स्पेसिफिक ऑर्डर है, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ को एक पर्सन को देना है ऑर्डर, तो वो कहाँ आता था? वो आता था उस पर्टिकुलर पर्सन को नोटिस देके। लेकिन कई बार वो पर्सन नोटिस नहीं लेता था, तो एक बार देगी, दूसरी बार देगी, तीसरी बार देगी, चौथी बार क्या करेगी? उसके घर के बाहर लगा देगी, प्लस रिटर्न रिपोर्ट बनाएगी गवर्नमेंट और 2 विटनेसेस ले लेगी कि हाँ हमने इनको प्रोवाइड कर दिया है नोटिस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर्स में क्या क्या दे सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं असेंशियल कमोडिटी, और बहुत ही प्यारा एक्ट है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। 1955 का ये एक्ट है, लेकिन मेन इसकी ज़रूरत पड़ी 2020 में, जो मैंने बताया था कि लॉकडाउन के टाइम पे फेस मास्क और सैनिटाइजर की प्राइसेस एकदम से बढ़ रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए उसको असेंशियल कमोडिटीज़ माना, तो उसकी प्राइसेस गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी और वो प्राइसेस हम बोलते हैं कंट्रोल प्राइसेस। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको क्विक रिवीजन करा दिया, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि पार्ट फर्स्ट देखो। पार्ट फर्स्ट देखोगे तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन क्विक रिवीजन यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे मैं पढ़ाती जाऊँ रेलगाड़ी की तरह और आप पीछे भूलते जाओ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी आप लोग को पीछे रिवाइज कराती जाऊंगी, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले पीछे मुड़ के देखना जरूरी है। पीछे मुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, और आई थिंक मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, हम लोग आगे पढ़ेंगे आज, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। Schedule of the Act list out the following essential commodities। ये जो DPS JCRF था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इसके शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको इसको लर्न भी करा दिया था। लेकिन मैंने बोला था कि मैं इसकी पूरा जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि लिस्ट आउट द फॉलोइंग असेंशियल कमोडिटीज। तो हम लोग यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहले डी से मैंने बताया था ड्रग्स। ड्रग्स कौन से? वो गांजा नहीं, ना ही हीरोइन। ठीक है, ये ड्रग्स थे, दवाइयाँ। उसके बाद पी से हम लोगों ने देखा था पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एस से हमने क्या देखा था? सीड्स ऑफ फ्रूट, फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जे से हमने क्या देखा था? जूट सीड्स। फिर हमने CRF देखा था, सी से कॉटन और सी से कैटल फोडर। ठीक है, फिर आर से रॉ जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। देन एफ से फूड स्टफ
और लास्ट F था फर्टिलाइजर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने अच्छे से देख लिया था और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी होगी। अगर है तो मैंने वहाँ पे बार बार याद कराया, तो उसको बार बार आप भी देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक तरीका है याद करने का, एक तरीका है, मैंने अभी PhD का एग्ज़ाम दिया, तो PhD के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए मैंने ऑनलाइन पढ़ा, तो मैं भी ऐसे YouTube में वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मतलब एक दिन तो मेरा ऐसा दिमाग खराब हो गया, यार क्या क्या पढ़ूँ, क्या मैं, है क्या ये बकवास। ठीक है, एक्चुअली में उसमें 21 सब्जेक्ट्स थे, तो मेरा ऐसे बहुत दिमाग खराब हो गया। तो मैंने सोचा मैं पढ़ूँ क्या, लेकिन मैंने जिस भी टीचर से पढ़ा ना, मतलब अच्छा नहीं लगा। टीचर होके मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे पढ़ के। तो मैंने क्या किया, उसी टीचर की दोबारा वीडियो सुनी, उसी टीचर की 12 वीडियो सुनी, उसी टीचर की 5 बार वीडियो सुनी, और एट लास्ट मैंने उसी टीचर से पढ़ा, और उसके बाद मेरी JRF आ गई, मेरी स्कॉलरशिप आ गई। मतलब कहने का मतलब यह, जब हम लोग एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं ना, तो उसको ऐसा नहीं कहूँगी कि उस टीचर का समझाना बुरा था या मेरा समझना बुरा था, दोनों की अंडरस्टैंडिंग पहली बार में नहीं बैठ पाई, लेकिन जब मैंने 2 से 3 बार उनको पढ़ा तो उसका समझाना मेरे दिमाग में बैठने लगा, और ऐसे में क्या हुआ, समझने आने लगा। मतलब इरिटेट मत हो, बार बार वीडियोस को देखोगे ना तो इरिटेट नहीं होंगे, और जब आप बार बार वीडियोस को देखोगे ना तो आपको गाने की लिरिक्स जैसे याद होती है ना, वैसे आप लोगों को यहाँ पे ये सब्जेक्ट याद हो जाएगा। तो इसकी सारी वीडियोस को 2 से 3 बार देखो, 2 से 3 बार देखोगे ना, मैं गारंटी से बोलती हूँ कि आपको लिरिक्स की तरह सब कुछ याद हो जाएगा। तो ऐसे याद करना है और ऐसे एग्जाम आपको देने हैं। अच्छा, मैंने क्या किया था, उन टीचर का मैंने 2 से 3 बार वीडियो देखी तो मुझे समझ में आने लग गया। अब मैं क्या करती थी, घर पे रिवाइज करने के लिए इसी वीडियो को मैं 2 पे चला लेती थी, 1.5 पे चला लेती थी, तो ऐसे में क्या हो, जल्दी खत्म होता था, रिवाइज भी हो रहा है। तो ऐसे आप लोग भी पढ़ो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ती थी, लेकिन हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं स्केड्यूल। देखो, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दवाइयों से, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दवाइयों से। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना के टाइम पे सब बंद थे, यहाँ तक मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थे, सब बंद था, मूवी हॉल बंद थे यार। मतलब वो पिक्चर वाले दिन वो पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखना, मतलब सब बंद था। लेकिन केमिस्ट की शॉप ओपन थी, सारी दवाइयों की फैक्ट्रीज ओपन थी, क्योंकि उस टाइम हमें क्या चाहिए थी, सबसे ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत थी। तो ड्रग्स हैज़ अ मीनिंग असाइन टू क्लॉज B है ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना हुआ है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फर्टिलाइजर वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और मिक्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजर मतलब जो कि हमें वो फार्मिंग करने के लिए ज़रूरत होती है। फूड स्टफ में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आपको इतना इन डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, सीड्स एंड ऑयल। मैंने आपको बोला था कि टी इज नॉट अ फूड स्टफ, और क्वेश्चन आ चुका है काफी बार कि वेदर टी इज अ फूड स्टफ और नॉट। तो टी इज नॉट अ फूड स्टफ, टी इज नॉट अ फूड स्टफ। फिर आप बोलोगे कि मैम आप मुझे बताओ कि जब भी लॉकडाउन लगा तो हमें चाय पत्ती बहुत आसानी से मिल रही थी, टी लीव्स बहुत इजीली मिल रही थी, क्या टी फूड स्टफ क्यों नहीं है? हाँ, एक्चुअली में वहाँ पे हमारी बहुत सारी ग्रॉसरीज की शॉप ओपन थी, और ग्रॉसरीज की शॉप पे ज़्यादातर फूड स्टफ मिलता है, तो इसीलिए आपको टी भी इजीली मिल रही थी। क्या चॉकलेट भी फूड स्टफ है? नहीं। कुरकुरे भी फूड स्टफ है? नहीं। लेकिन वो सब कुछ इसलिए मिल रहा था क्योंकि उस टाइम ग्रॉसरीज की शॉप ओपन थी, और ग्रॉसरीज की वजह से आपको फूड स्टफ की वजह से आपको ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे थे लोग। नेक्स्ट, हैंगयार्न मेड वोनली फ्रॉम कॉटन। ठीक है, मतलब कॉटन से बने हुए कपड़े वगैरह। कपड़े समझ में आ रहा है, ये क्या है, असेंशियल कमोडिटी है। आपने कई बार सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअली में एजुकेशन भी आजकल लिया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग से बोला जाता है रोटी कपड़ा मकान एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप देख रहे हो पेट्रोल के प्राइसेस जस्ट कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है, तो मैं उस बारे में बोलूँगी नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, पेट्रोल के प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ते थे, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हो गए कि मैं बोल सकती हूँ कि
बोलते हैं ना कि जनरल पब्लिक के अफोर्डेबल में नहीं है, तो वो गलत है, वहां पे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। रॉ जूट और जूट टेक्सटाइल, सीड्स ऑफ फूड क्रॉप, सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीड्स ऑफ कैटल फोल्डर और जूट सीड। ठीक है, तो ये था जो कि लैंग्वेज में था, और वो था पीपीटी में जो मैंने आपको शॉर्टकट में पढ़ा है। आपको लिखना लैंग्वेज में, लेकिन लर्न पीपीटी के हिसाब से करना है। ठीक है, फिक्सिंग द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटी बीइंग सोल्ड टू गवर्नमेंट, सेक्शन 3 सबसेक्शन C3। ठीक है, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। कोई भी असेंशियल कमोडिटी अगर बहुत महंगी बिक रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फेस मास्क और सैनिटाइजर इज नॉट एन असेंशियल कमोडिटी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर को असेंशियल कमोडिटी के अंदर डाला। ठीक है, अब डाल के उसने उनकी प्राइसेस फिक्स की। 200 ml की बॉटल, 200 ml की बॉटल 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकेगी। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे प्राइस फिक्स की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे प्राइस फिक्स की। आज व्हीट फ्लोर है, आटा है, आटा एक असेंशियल कमोडिटी है, तो आटे की प्राइसेस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है। तो वो कैसे फिक्स की वो बता रहा है। तो फिक्सिंग द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटी बीइंग सोल्ड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैसे फिक्स कर रही है गवर्नमेंट, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 बता रहा है इसका। सबसे पहले एग्रीड प्राइस, ध्यान से सुनना। मान लो हमें सैनिटाइजर की प्राइस फिक्स करनी है। अभी सैनिटाइजर असेंशियल कमोडिटी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कि सैनिटाइजर की प्राइस फिक्स करनी है। अब सैनिटाइजर में क्या डल रहा था, अल्कोहल डल रहा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट गई मैन्युफैक्चरर के पास या मैन्युफैक्चरर को बुलाया और मैन्युफैक्चरर को बोला कि बता तेरे को सैनिटाइजर कितने का पड़ रहा है। तो उसने बोला देखो जो 200 ml की बोतल है करीब करीब मुझे 60 रुपीज़ की पड़ रही है, जीएसटी वीएसटी लगाने के बाद 70 रुपीज़ की पड़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने बोला दोनों मिलके इसकी 100 रुपीज़ प्राइस फिक्स कर दे, भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट तू भी कमा ले। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है कर लो। तो दोनों अग्रीड हुए, यहाँ पे गवर्नमेंट भी अग्रीड हुई और मैन्युफैक्चरर भी अग्रीड हुआ। जब दोनों अग्रीड होके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्राइस डिसाइड करते हैं, दैट इज अग्रीड प्राइस। दूसरा कंट्रोल्ड प्राइस, दूसरा कंट्रोल प्राइस, यहाँ पे गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर को बुलाया ही नहीं, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से प्राइस कंट्रोल की। जैसे सैनिटाइजर की बोतल मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए की पड़ रही है गवर्नमेंट को नहीं मतलब है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से एक प्राइस रख दिया कि 100 रुपये से ज़्यादा 200 ml की बोतल नहीं बिकेगी, दैट इज कंट्रोल्ड प्राइस। मैक्सिमम प्राइस इससे ज़्यादा की नहीं बिकेगी। अगर ए और बी दोनों नहीं चलते तो मार्केट प्राइस रख सकते हो जो कि उस टाइम पे चल रही थी। ठीक है, वापस पढ़ लो। पहला अग्रीड प्राइस, अग्रीड प्राइस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट दोनों मिल के प्राइस डिसाइड करते हैं। दूसरा कंट्रोल प्राइस, जब मैन्युफैक्चरर कॉपरेट नहीं करता गवर्नमेंट के साथ तो गवर्नमेंट अपनी एक प्राइस निकाल देती है, दैट इज कंट्रोल प्राइस। और तीसरा मार्केट प्राइस उस टाइम पे जो चल रही थी वो रख सकती है। ठीक है, तो अगर ए और बी नहीं काम करते तो थर्ड काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आ जाओ। फिक्सिंग द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटी बीइंग सोल्ड टू गवर्नमेंट। मैं हर पीपीटी के बाद लैंग्वेज इसलिए ला रही हूँ क्योंकि आप लोग लैंग्वेज देखो कैसी लिखी हुई है, क्योंकि लॉ में ना लैंग्वेजेस बहुत अलग तरीके से लिखी होती है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज ऐसी ही लिखनी है। ठीक है, लर्न पीपीटी के हिसाब से करना है और लिखना लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, तो देखो पहला अग्रीड प्राइस, व्हेन द प्राइस कैन बी अग्रीड अपॉन कंसिस्टेंटली विद द कंट्रोल प्राइस फिक्स। ठीक है, दोनों ने अग्री कर लिया है, गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है, और दोनों ने मिलकर एक प्राइस डिसाइड की, दैट इज अग्रीड प्राइस। नेक्स्ट कंट्रोल प्राइस, व्हेन नो सच अग्रीमेंट कैन बी रीच। जब गवर्नमेंट अग्रीमेंट नहीं कर पाई तो प्राइस किसने कैलकुलेट की, तो प्राइस कैलकुलेट विथ रेफरेंस टू कंट्रोल प्राइस। मतलब अपने हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल प्राइस रखेगी। ऐसा प्राइस रखेगी जिसमें आम जनता को भी नुकसान नहीं हो और साथ में गवर्नमेंट को भी, मतलब जो मैन्युफैक्चरर उसको भी नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट
The price calculate at a market rate prevailing in the locality on the date of sale where neither clause A or clause B applies. ठीक है, neither clause A और clause B अगर नहीं हो रहा तो C अप्लाई होगा. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में ये पढ़ा कि सबसे पहले गवर्नमेंट अग्रीड प्राइस लेती है. अग्रीड प्राइस होता है तो बेस्ट है, नहीं तो कंट्रोल प्राइस. और कंट्रोल प्राइस भी नहीं पड़ रही, गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रही, कैलकुलेट नहीं कर पा रही प्राइस, तो वहां पे मार्केट प्राइस चलेगी उस दिन की जिस दिन सेल हुई. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करो यार, लाइक करो. ठीक है, लाइक करो और शेयर करो और साथ में कमेंट जरूर करना. अब आ जाता है फिक्सिंग द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी. इमरजेंसी का मतलब होता है, आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, केरला में बाढ़ आई थी, फ्लड आ गई थी, है ना. तो उत्तराखंड की मैं बात बताऊं, 2014 में उत्तराखंड में बहुत बुरी तरह बाढ़ आ गई थी. ठीक है, आप देखो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोगों के घर ढह गए थे और जो जिनके बच्चे थे वो निकल नहीं पा रहे थे. बहुत बुरी हालत थी उत्तराखंड की. और अप्रॉक्स 2014 to 15 में ये केस हुआ था. मैं एग्जीक्यूटिव में थी, आपके लेवल पे थी और बहुत बुरी तरह ये काम हो रहा था. अब क्या हुआ, ऐसे में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे. अब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे लेकिन उनको खाना तो चाहिए. अब खाना चाहिए तो खाना एक असेंशियल कमोडिटी है. तो उस टाइम पे जो सामान उनको मिल रहा था वो महंगा ना मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने बोलती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पे क्या प्राइसेस फिक्स करेंगे वो गवर्नमेंट देखेगी. पढ़े एक बार. तो पहला अग्रीड प्राइस, वही मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेगी, दैट इज अग्रीड प्राइस. दूसरा कंट्रोल्ड प्राइस. कंट्रोल प्राइस क्या होगी, अगर मैन्युफैक्चरर से नहीं हो पा रहा है और गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर का अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा तो वहां पे कंट्रोल प्राइस रखा जाएगा. तीसरा, भाई रुक जा, ठीक है, तीसरा एवरेज मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ नोटिफिकेशन. ये नोटिफिकेशन आने से पहले 3 महीने की प्राइसेस निकालनी पड़ेगी. क्या 3 महीने की मार्केट प्राइस. उन मार्केट प्राइस का एवरेज करो और फिर दे दो. पहला अग्रीड प्राइस. अग्रीड प्राइस सबसे बेस्ट है. अगर नहीं होता तो कंट्रोल प्राइस. कंट्रोल प्राइस भी नहीं होता तो मार्केट प्राइस लेंगे पिछले 3 महीने की. पिछले 3 महीने की मार्केट प्राइस को एवरेज करेंगे, मतलब 1 2 3 को ऐड करोगे और 3 से डिवाइड करोगे और उस दिन जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उससे पिछले 3 महीने लेंगे और क्या करेंगे, जो भी एवरेज आएगी वो ले लेंगे. ठीक है, अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट असेंशियल कमोडिटीज की प्राइस फिक्स करती है. वहां पे हमने क्या पढ़ा था, अग्रीड प्राइस, उसके बाद कंट्रोल प्राइस, उसके बाद मार्केट प्राइस. ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, अग्रीड प्राइस, कंट्रोल प्राइस, लेकिन एवरेज मार्केट प्राइस प्रीसीडिंग 3 months की. अच्छा, ये जो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर दे, ये जो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर दे इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि लोगों को उस टाइम खाना जरूरी है, मैन्युफैक्चरर को फायदे की जरूरत नहीं होगी. उस टाइम वहां पे जब लोग फंसे हुए होते हैं, इमरजेंसी में होते हैं, तो लोगों को खाना चाहिए और सही रेट पे मिलना चाहिए. तो ये फिक्स्ड होती है, कैन नॉट बी क्वेश्चन. ठीक है, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगी, ना तो मैन्युफैक्चरर इस पे क्वेश्चन उठाएगा ना पब्लिक इस पे क्वेश्चन उठाएगी. फिक्सिंग द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज ड्यूरिंग इमरजेंसी. सेक्शन क्या है, 3 सब सेक्शन 3A और क्लॉज फर्स्ट. ठीक है, तो क्लॉज फर्स्ट है हमारा. ठीक है, देखो 3 होते हैं. सबसे पहला होता है सेक्शन, फिर होता है सब सेक्शन, फिर होता है क्लॉज. ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 3, फिर सब सेक्शन 3A और फिर क्लॉज फर्स्ट. अब देखो, इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द प्राइस एट विच द फूड स्टफ इन एनी लोकेलिटी विल बी सोल्ड टू जनरल पब्लिक. इट एम्पावर, एम्पावर का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, टू डायरेक्ट द प्राइस, प्राइस रखे जिस पे फूड स्टफ किसी भी लोकेलिटी को मिलेगा. द नोटिफिकेशन इशू बाय द गवर्नमेंट टू द अबव इफेक्ट. अगर इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट कोई भी प्राइसेस को फिक्स करती है तो वो 3 महीने का रहेगा. आपको पता है कोई भी कमोडिटी असेंशियल कमोडिटी बन सकती है, वो 6 महीने के लिए रहेगा. लेकिन अगर स्केड्यूल के बाहर अगर कोई कमोडिटी और असेंशियल कमोडिटी बनना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से, वो 6 महीने रहती है. ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट असेंशियल कमोडिटीज की प्राइस फिक्स करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी तो वो 3 महीने के लिए रहेगा. अगर गवर्नमेंट को इसको एक्सटेंड करना है तो फर्दर नोटिफिकेशन देना पड़ेगा.
देखो, फर्दर फॉर सेलिंग specified food stuff in the specified locality the seller shall pay the price thereof. तो सेलर को क्या मिलेगा, पहला देख लेते हैं। पहला है अग्रीड प्राइस, व्हेन द प्राइस कैन बी अग्रीड कंसिस्टेंटली विद द कंट्रोल प्राइस फिक्स अंडर सब सेक्शन। ठीक है, तो कंट्रोल प्राइस से पहले क्या देखा जाता है, अग्रीड प्राइस देखा जाता है। कंट्रोल प्राइस व्हेन नो सच अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट नहीं हो पाता मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट के बीच में, तो वहां पे कंट्रोल प्राइस देखी जाती है। Where neither clause A nor clause B applies, the price calculated with reference to average market price prevailing in the locality during the period of 3 months। आ गया एवरेज, वहां पे मार्केट प्राइस थी, और मार्केट प्राइस कौन सी थी, एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब नॉर्मली गवर्नमेंट ए और बी क्लॉज अप्लाई नहीं होता, तो मार्केट प्राइस लेती है एंड द डेट ऑफ सेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एवरेज मार्केट प्राइस है। डिफरेंस देखे, देखो वहाँ पे मार्केट प्राइस थी, यहाँ पे एवरेज मार्केट प्राइस है, और एवरेज कितने महीने की, 3 महीने की, जबकि वहाँ पे ऐसा भी कोई क्लॉज नहीं था। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 2 चीज़ें पढ़ी, हमने 2 चीज़ें क्या पढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें ये पढ़ी कि गवर्नमेंट किसी भी असेंशियल कमोडिटी की प्राइस कैसे फिक्स करती है, और दूसरा गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पे असेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस को कैसे फिक्स करती है। नेक्स्ट है शुगर। हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि शुगर केन जो था ना, शुगर केन वो शुरू से इंडिया में बहुत अच्छा उगता है। मतलब चीनी जो गन्ना होता है, गन्ना बहुत अच्छा मतलब इंडिया में उगता है, और उसके बाद गन्ना एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, शुगर भी बहुत एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। तो यहाँ पे शुगर को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, और एक्सपोर्ट करके क्या लाती है, फॉरेन करेंसी लाती है। शुगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, और एक्सपोर्ट करके क्या लाती है, फॉरेन करेंसी लाती है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन ई क्या बताता है, शुगर के बारे में बता रहे हैं। तो शुगर क्या होता है, शुगर का मतलब क्या होता है, तो शुगर मीन्स सबसे पहले एनी फॉर्म ऑफ शुगर कंटेनिंग मोर देन 90% ऑफ सुक्रोज प्लस शुगर कैंडी। ऐसी चीज जिसमें 90% ऑफ सुक्रोज हो। सुक्रोज एक है ना केमिकल होता है जो कि शुगर में डलता है। ठीक है, तो वो अगर किसी भी चीज में 90% से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। प्लस शुगर कैंडी जस्ट लाइक टॉफियां वगैरह आती है शुगर की। ठीक है, अच्छा एक आपने देखा होगा पताशा आता है, पताशा व्हाइट कलर का आता है, आप लोगों ने देखा होगा, भगवान को चढ़ाते हैं, उस पर श्री गणेश बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी शुगर कैंडी में आता है। मैं सबकी फोटोज लाई हूँ, आगे आप आराम से देखो, मस्त मूवी एंजॉय करो और बोलो वाह वाह। ठीक है, दूसरा केबीसी क्या है, खंडसारी शुगर, बूरा शुगर और क्रश शुगर। खंडसारी शुगर, बूरा शुगर और क्रश शुगर। पहला क्या पढ़ा हमने, पहला ऐसा पढ़ा कोई भी फॉर्म ऑफ शुगर जिसमें 90% से ज्यादा सुक्रोज हो प्लस शुगर कैंडी। दूसरा क्या पढ़ा, केबीसी मतलब खंडसारी शुगर, बूरा शुगर और क्रश शुगर। तीसरा शुगर इन क्रिस्टलाइज्ड ऑफ पाउडर फॉर्म, मतलब कोई भी चीनी का गोल या फिर पाउडर वाली चीनी हो। शुगर प्रोसेस इन वैक्यूम पैन, शुगर फैक्ट्री और रॉ शुगर। ठीक है, तो कोई ऐसी जो शुगर फैक्ट्री में काम हो रहा है तो वो। ठीक है, तो 4 चीजें पढ़ी। पहला, ऐसी कोई भी चीज जिसमें 90% ऑफ सुक्रोज हो। देखो यही याद करो, इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें 90% से ज्यादा सुक्रोज हो प्लस शुगर कैंडी। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसमें 90% से ज्यादा सुक्रोज हो प्लस शुगर कैंडी। दूसरा केबीसी, के से खंडसारी शुगर, दूसरे बी से बूरा शुगर और सी से क्या है, क्रश शुगर। फिर तीसरा हमने पढ़ा शुगर इन क्रिस्टलाइज फॉर्म और पाउडर शुगर, मतलब पानी वाली चीनी की चाशनी हो गई या फिर पाउडर शुगर। चौथा हमने पढ़ा वैक्यूम शुगर, जो कि क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसको बोलते हैं, और रॉ शुगर। तो आ जाओ,
पहले पढ़ते हैं हम KBC, खंड सारी शुगर। देखो ये होती है खंड सारी शुगर, ठीक है। आपने कभी देखना या आपके घर के पास में या आपके कोई रिलेटिव कोई भी ऐसी चीज चाशनी का जो ज्यादा काम कर रहे हैं, लाइक हलवाई वगैरह होते हैं, ये लोग ज्यादा चाशनी बनाते हैं, तो ये खंड सारी शुगर लाते हैं। ये शुगर क्या होती है, इतनी प्रोसेस्ड नहीं होती। ये देखो थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी दिखेगी आपको दिख रही है, ब्राउन ब्राउन सी शुगर दिखेगी, इसको बोलते हैं खंड सारी शुगर। कुल मिला के इन लोगों ने सारी तरह की शुगर डाल दी। बी से बूरा शुगर, बूरा देखा है, ऐसा होता है शुगर का। आपकी मम्मी से पूछना, सर्दी में जो लड्डू बनाती है ना, काय के लड्डू, आटे के लड्डू बनाती है मम्मी, ठीक है। तो आटे के जो लड्डू बनाती है मम्मी, उसमें ये बूरा शुगर डालती है, शुगर का बूरा डालती है, ये होता है हमारा बूरा शुगर। तीसरा सी से क्या था, क्रश शुगर। क्रश शुगर आई थिंक आपको दिख रहा होगा, क्रश शुगर, ठीक है। कहाँ जाऊं, ठीक है। तो क्रश शुगर कैसे होती है, मतलब बोल सकते हैं मिश्री के टुकड़े, ठीक है, टुकड़े, या फिर अपनी चीनी वाले है ना, तो क्रश शुगर ऐसे ही होती है, या तो मिश्री के टुकड़े बोल दो, ठीक है, या चीनी बोल दो, ठीक है, वो होती है। तो तीन हो गई KBC, के से खंड सारी शुगर, बी से बूरा शुगर और सी से क्रश शुगर। अच्छा, शुगर कैंडी कैसी होती है, देखो ऐसी भी होती है शुगर कैंडी, ठीक है, ये होती है शुगर कैंडी। शुगर इन वैक्यूम पैन, वैक्यूम पैन में मैंने बताया था ये बड़ी बड़ी मशीनें होती है, ये फैक्ट्री में यूज होती है, तो शुगर इन वैक्यूम पैन, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट में पढ़ा, एक बार ऐसे मेरा दिल नहीं करेगा, ऐसे एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। पहला, शुगर ऐसी चीज जिसमें 90% से ज्यादा सुक्रोज हो प्लस शुगर कैंडी, पहला पॉइंट। दूसरा KBC, के से खंड सारी शुगर, बी से बूरा शुगर, सी से क्रश शुगर। थर्ड पॉइंट, शुगर इन क्रिस्टलाइज फॉर्म और पाउडर शुगर, शुगर इन क्रिस्टलाइज फॉर्म और पाउडर शुगर। फोर्थ पॉइंट, शुगर प्रोसेस इन वैक्यूम पैन और पैन, शुगर फैक्ट्री और रॉ शुगर। तो ये हमने सारी फोटोज भी देख ली। आ जाओ सेक्शन 2 सब सेक्शन E। शुगर मीन्स एनी फॉर्म ऑफ शुगर कंटेनिंग मोर देन 90% ऑफ सुक्रोज इंक्लूडिंग कैंडी शुगर, इंक्लूडिंग शुगर कैंडी। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट, खंड सारी शुगर, बूरा शुगर, क्रश शुगर और एनी शुगर इन क्रिस्टलाइज फॉर्म और पाउडर फॉर्म, ठीक है। तीसरा, शुगर इन प्रोसेस इन वैक्यूम पैन शुगर और रॉ शुगर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट को इन्होंने 3 कर दिया। पहला, एनी शुगर कंटेनिंग मोर देन 90% ऑफ सुक्रोज इंक्लूडिंग शुगर कैंडी, याद करो। दूसरा, E, खंड सारी शुगर, KBC, खंड सारी शुगर, बूरा शुगर, क्रश शुगर। तीसरा, एनी शुगर इन क्रिस्टलाइज फॉर्म और पाउडर फॉर्म। फोर्थ, शुगर इन प्रोसेस इन वैक्यूम शुगर फैक्ट्री और रॉ शुगर। सेक्शन 3, एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द नो प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, शुगर है ना इंपोर्ट नहीं होती, ज्यादातर एक्सपोर्ट ही होती है, ठीक है। एक्सपोर्टर टू सेल और अदरवाइज डिस्पोज और डिलीवरी एनी काइंड ऑफ शुगर, रिमूव एनी काइंड ऑफ शुगर फ्रॉम द बॉन्डेड गोडाउन ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम विच इज प्रोड्यूस। मान लो इंडिया में शुगर की कमी हो रही है, इंडिया में लोगों को शुगर चाहिए, इंडिया में लोगों को मिठाई चाहिए, मारवाड़ी लोग हैं मिठाई चाहिए, बंगाली लोग हैं बंगाली स्वीट्स चाहिए, और बंगाली स्वीट्स में आपको पता है कितनी शुगर डलती है, ठीक है। तो हम लोगों को शुगर की कमी हो रही, चीनी के रेट्स बढ़ रहे हैं। मैं जब छोटी थी ना तब चीनी 19 रुपीज़ केजी आ रही है और आज 44-45 रुपीज़ केजी आ रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोड्यूसर को रोक सकती है कि रुक जा, शुगर को मत बेच, एक्सपोर्ट मत कर, इंडिया के लोगों को कमी हो रही है, तू बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म शुगर के। आ जाओ एक्सेप्शन, कहाँ नहीं रोक सकती। दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई अफेक्टिंग द प्लेजिंग ऑफ शुगर बाय एनी प्रोड्यूसर इम्पोर्टेंट फेवर ऑफ शेड्यूल बैंक। ध्यान से सुनना, एक पर्सन था जिसकी शुगर की फैक्ट्री थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, मोदी जी ने बोला, सुन मित्रों सुनो, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या मोदी जी, तो मोदी जी बोलते हैं मित्रों,
इस शुगर को एक्सपोर्ट मत करो, इस शुगर को बचा के रखो, ये शुगर हमारे इंडिया के लिए चाहिए, शुगर को एक्सपोर्ट मत करो। उन्होंने बोला ठीक है मोदी जी, हम इस शुगर को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जैसा आप बोले। उसने बोला, मोदी जी ने बोला बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, उस फैक्ट्री के मालिक को पैसों की जरूरत थी, तो जब वो पीएनबी बैंक के पास गया और लोन लेने लगा, तो पीएनबी बैंक ने बोला सुनो हमें कुछ तो गिरवी रखवाओ। तो उस पर्सन ने अपनी शुगर जो कि उसके गोडाउन में पड़ी थी वो गिरवी रखवा दी। क्या वो ऐसा कर सकता है? मोदी जी मना करके गए थे ना उसको कि मत करना, कहीं भी शुगर इधर उधर मत करना। क्या वो शुगर को गिरवी रखवा सकता है, मॉर्गेज करवा सकता है? मॉर्गेज तो नहीं होगी वो, क्योंकि वो मूवेबल है, ठीक है। क्या वो शुगर को गिरवी रखवा सकता है, प्लेज करवा सकता है? तो हाँ, वो प्लेज करवा सकता है। तो यही बोल रहा है कि आप किसी भी मूवेबल चीज को, जैसे शुगर है, शुगर को एक्सपोर्ट करने से मना कर सकते हो, सेल करने से मना कर सकते हो, लेकिन गिरवी रखवाने के लिए मना नहीं कर सकते, प्लेज करने के लिए मना नहीं कर सकते। तो दिस प्रोविजन डज नॉट अफेक्ट प्लेजिंग ऑफ शुगर बाय एनी प्रोड्यूसर इम्पोर्ट इन फेवर ऑफ स्केड्यूल बैंक। आप किसी भी स्केड्यूल बैंक के पास उसको गिरवी रखवा सकते हो, नॉन स्केड्यूल बैंक के पास नहीं रखवा सकते, याद रखना। पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि लॉ बोरिंग है, मजा ही नहीं आता लॉ पढ़ने का, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे तो लॉ इतना इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब इससे जो निकल के आती है ना खुराफती चीजें, बहुत मजा आता है। इसलिए कहती हूँ लॉ जब भी पढ़ने बैठो ना, बिल्कुल फ्रेश माइंड में पढ़ो। ऐसा नहीं है रात के 2 घंटे सो रहा हूँ और है ना रात के 4 बजे उठ के लॉ पढ़ रहा हूँ, नहीं। अच्छे से नींद करो, आराम से सो और उठो, उसके बाद लॉ पढ़ो। जो पढ़ाई आपकी 8 घंटे में होने वाली होगी ना, वो 2 घंटे में हो जाएगी। तो यहाँ पे पकड़ो, देखो स्केड्यूल बैंक लिखा है, नॉन स्केड्यूल बैंक के पास नहीं रखवा सकते, इससे बन के आ सकती है ना केस स्टडी। तो ऐसी लूप होल ढूंढो, तभी मजा आता है यार। चलो, however no such bank sell। अब क्या हुआ, उस मालिक ने लोन ले लिया था पीएनबी बैंक से, मान लो 20 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब क्या हुआ, वो मालिक चुका नहीं रहा। शुगर फैक्ट्री का जो मालिक था वो क्या हो रहा है, लोन चुका नहीं पा रहा, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, उसकी सेल है ही नहीं। तो क्या हुआ, मिठाइयों की दुकान बंद हो रही है, तो उसकी शुगर बिक नहीं रही थी, शुगर नहीं बिक रही थी, तो वो लोन नहीं चुका पा रहा था। तो अगर वो लोन नहीं चुका पा रहा, तो बैंक ने क्या किया, उसकी शुगर को जब्त कर लिया, अपने पास ले लिया। क्या बैंक उस शुगर को बेच सकती है? बैंक भी नहीं बेच सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे। ध्यान से सुनना, अगर शुगर फैक्ट्री के मालिक ने शुगर को प्लेज करवाया, गिरवी रखवाया और पैसे नहीं दिए, तो उस शुगर को जब्त कौन करेगी? बैंक करेगी। अगर बैंक उसको जब्त करती है तो बैंक उसको बेच नहीं पाएगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। तो यही बोल रहा है नो सच बैंक सेल शुगर प्लेज इट टू इट, बेच नहीं सकती एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे डायरेक्शन देती है वैसे आप बेच सकते हो। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करने के लिए मना किया था, शुगर को, आप शुगर को इंडिया में तो बेच सकते हो, तो बेच लो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। फिक्सिंग प्राइस ऑफ शुगर टू बी पेड बाय प्रोड्यूसर। ये चीनी जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, इसकी प्राइस कैसे फिक्स्ड होती है? सबसे पहला, एनी प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू सेल एनी काइंड ऑफ शुगर टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, मतलब किसी को भी बेच सकता है। शुगर फैक्ट्री का मालिक शुगर किसी को भी बेच सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उसके ऑफिसर्स को, या किसी भी पर्सन को बेच सकता है। लेकिन उसकी प्राइसेस कौन फिक्स कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। वो कैसे कर रही है? सबसे पहले मिनिमम प्राइस इफ एनी फिक्स्ड बाय शुगर केन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले शुगर नहीं आती, सबसे पहले शुगर केन आता है, गन्ना आता है। तो गन्ने की प्राइस कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। गन्ने की प्राइस कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उस गन्ने से बनती है शुगर, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगती है, तो वो हो गई। ठीक है, सबसे पहले गन्ने से क्या बना? शुगर बना, तो शुगर की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और क्या ऐड करेंगे? ड्यूटी और टैक्सेस, उस पे लगने वाले टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस तो कहीं नहीं छोड़ती, बस आने दो, जहां से आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स मिलने दो। ठीक है, तो कोई भी टैक्सेस वगैरह अगर उस पे लग रहे हैं तो वो भी ऐड करेगी।
लास्ट अगर मालिक को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अगर मालिक को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो क्या थपले बजाएगा क्या, वो क्या तालियां बजाएगा क्या, वाह 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 मोदी जी ने शुगर की प्राइस फिक्स कर दी, वाह 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 वाह। नहीं, मालिक को भी कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है उस बंदे ने इतनी बड़ी फैक्ट्री खोली है तो कुछ पैसा तो उसको भी रिटर्न मिलना चाहिए। चार चीजें, सबसे पहले रॉ शुगर लाओ, रॉ शुगर का मतलब शुगर केन लाओ, शुगर केन से शुगर बनेगी तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनने के बाद उस पर लगेगी टैक्सेस और ड्यूटी तो गवर्नमेंट का पैसा, और कुछ मालिक को भी रिटर्न होना चाहिए तो रिटर्न ऑन कैपिटल। चार चीजों को प्लस करके शुगर की प्राइसेस डिसाइड होती है, इन सबको प्लस किया जाएगा, ठीक है, इन सबको प्लस करके जो प्राइस निकाली जाएगी दैट इज द प्राइस ऑफ शुगर। वापस नहीं समझ में आया, वापस, ठीक है, वापस याद करते हैं। सबसे पहले शुगर केन की प्राइस, मिनिमम प्राइस जो कि शुगर केन की फिक्स करेगी सेंटर का, फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिर टैक्सेस एंड ड्यूटी, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, बुद्धि में जा चुका होगा, दिमाग खोलो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिटरमाइन डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट एरियाज। जरूरी नहीं है कि जो प्राइसेस राजस्थान के लिए है वही प्राइसेस केरला के लिए हो, वही प्राइस उड़ीसा के लिए हो, वही प्राइस बैंगलोर के लिए हो, वही प्राइस कहीं और के लिए, मुंबई के लिए हो। जो प्राइसेस राजस्थान के लिए वो प्राइसेस कहीं और हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फर्दर गवर्नमेंट में डिटरमाइन डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट एरियाज और फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मैंने बताया था कि मैं जब छोटी थी तब 19 रुपीज़ पर केजी शुगर आ रही, आज 44-45 आ रही। तो टाइम से भी प्राइसेस चेंज होती है क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरा अलग अलग जगह के हिसाब से डिफरेंट फैक्ट्रीज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर। आपको पता है जो चीनी होती है वो थोड़ी सस्ती आती है और जो मिश्री होती है वो महंगी आती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो चीनी सस्ती आ रही है और जो हमारी मिश्री है वो महंगी आ रही है। तो मिश्री इसलिए महंगी आती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता होगा कॉस्ट वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर। तो प्राइसेस वेरी हो सकती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर। सीजी एम्पावर, अच्छा सीजी क्या करेगा, ऑर्डर देगा। सीजी क्या ऑर्डर देगा किसी भी चीज की प्राइस फिक्स करने के लिए। आई थिंक मैंने कल ये पढ़ा दिया था, ठीक है। सीजी जनरल और स्पेशल और स्पेसिफिक ऑर्डर देगा प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और रिकॉग्नाइज्ड डीलर को। एक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, स्टॉक, स्टोरेज, सेल, ग्रेडिंग, पैकिंग, मार्केटिंग, वेटिंग, डिस्पोजल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इन सब की जो ऑर्डर है वो सीजी देगा। जनरल होगा तो कैसे कर लेगा, अगर शुगर से रिलेटेड कोई भी जनरल ऑर्डर होगा तो वो ऑफिशियल गैजेट में होगा। मैंने लास्ट पार्ट में भी बताया था, सीजी को सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर है ऑर्डर देने का। अब वो ऑर्डर कैसे देगा, अगर जनरल ऑर्डर है तो ऑफिशियल गैजेट में आएगा, स्पेसिफिक ऑर्डर है तो नोटिस आएगा, नोटिस नहीं लोगे तो घर के पर्दा छुपा के जाएंगे। घर हो ही नहीं तो फैक्ट्री हो तो बेवकूफ हो, फैक्ट्री के बाहर चिपका के चल जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर को, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर को या उसके कोई रिकॉग्नाइज्ड डीलर को क्या बोलेगा कि प्रोडक्शन कैसे करना है, कैसे आपको स्टॉक मेंटेन करना है, कैसे स्टोरेज करना है, कैसे सेल करनी है, कैसे ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग का मतलब होता है टाइप्स ऑफ शुगर के, किस तरीके से पैकिंग होगी, क्या मार्केटिंग होगी, कैसे वेट होगा, ये सब कुछ क्या होगा, सीजी ऑर्डर दे देगा। समझ में आई, समझ में आई। माइंड खोलो क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव के बच्चे हो और एग्जीक्यूटिव इज इक्वल्स टू एलएलबी का स्टूडेंट। तो आप में उतनी नॉलेज होनी चाहिए जितना एक एलएलबी के बच्चे में होती है। आ जाओ सेक्शन 3। सीजी हैज बीन एम्पावर्ड टू डायरेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से बोलेगा जी सीजी क्या बोलेगा, एनी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर मतलब बेचने वाला जो बाहर बेचेगा, रिकॉग्नाइज्ड डीलर होगा उसका, या कोई भी क्लास ऑफ प्रोड्यूसर या फिर रिकॉग्नाइज्ड डीलर टू टेक एक्शन, किसके हिसाब से, किस तरीके से प्रोडक्शन होना है, किस तरीके से आप बुक्स को, स्टॉक को मेंटेन करोगे, क्या स्टोरेज होगा, कैसे सेल होगा। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग बोले तो किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की तरीके से शुगर होगा। जैसे बिल्कुल बुरा होगा तो सस्ता आता है, फिर चीनी होती है उससे थोड़ी महंगी आती है, और फिर मिश्री होती है और महंगी आती है। एक है ना बड़ी वाली मिश्री आती है वो और भी महंगी
आती है, उसकी किस तरीके से पैकिंग होनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से वेट होगा, शुगर कैसे होती है, केजीज में होती है, डिस्पोजल होता है, ठीक है, डिलीवरी किस तरीके से करनी है, कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कौन डिसाइड करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको पीपीटी में बहुत अच्छे से समझा दिया, पीपीटी से लर्न करो, उसको तोड़ तोड़ के लर्न करो और जोड़ के लिखो। पावर टू अपॉइंट ऑथोराइज कंट्रोलर, मैं मानती हूँ सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सारी पावर हमारी मोदी गवर्नमेंट के पास है। लेकिन क्या मोदी जी अपने चश्मे यूं खोल के यूं चार, दो आंखें ये दो आंखें वो, चारों तरफ से सिर्फ असेंशियल कमोडिटीज देखते रहेंगे क्या? कोई भी प्रोड्यूसर गलत कर रहा हो तो बोलेंगे मित्रों ऐसे मत करो, ऐसे करते रहेंगे क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर किसको डेलीगेट कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को। लेकिन मैंने बोला था हर एक्ट में ऑथोराइज कंट्रोलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी एक्ट में कंट्रोलर नहीं है तो वहाँ पे लोग गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। अगर हमारे इनकम टैक्स में हमारा जो असेसिंग ऑफिसर गायब हो जाए तो लोग जी कभी टैक्स भरे नहीं। तो ऐसे में हमें यहाँ पे भी एक चुलबुल पांडे को बनाना पड़ेगा। तो चुलबुल पांडे को लाना पड़ेगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। चुलबुल पांडे 4 डंडे लेके आएंगे तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऑथोराइज करेगी एक पर्सन को, ये रहा चुलबुल पांडे, 2 आंखें नहीं 4 आंखों से देखेंगे, ठीक है, और अगर गलत किए तो पड़ेंगे डंडे, ठीक है। चुलबुल पांडे आएंगे और गलत करा तो क्या पड़ेंगे, डंडे, ठीक है। तो मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ असेंशियल कमोडिटी, हम देखते हैं कि जो हमारे चुलबुल पांडे है ये क्या देखेंगे कि असेंशियल कमोडिटीज की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी एक एग्जांपल बताया था कि अनियन जो है, प्याज जो है वो बहुत महंगा हो जाता है, प्याज बहुत महंगा हो जाता है, लोग क्या कर देते हैं उसकी स्टॉक होल्डिंग कर देते हैं, उसको क्या कर लेते हैं रोक के रख लेते हैं, उसकी सप्लाई रोक लेते हैं, इस वजह से उसका प्राइसेस एकदम से पीक पे चला जाता है। तो वहां पे ये ऑथोराइज कंट्रोलर अपना डंडा लेके, चुलबुल पांडे जाएगा डंडा लेके और लोगों को डंडे मार के वो स्टॉक निकलवाएगा। पावर टू अपॉइंट ऑथोराइज कंट्रोलर, देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज एनी पर्सन, किसी को भी बना सकती है, नोन एज ऑथोराइज कंट्रोलर when it is considered necessary for maintaining or increasing the production supply of essential commodity, जहाँ पे वो उसको लगता है कि सप्लाई को बढ़ाना चाहिए या सप्लाई को मेंटेन करके रखना चाहिए, उस चीज़ को चेक कौन करेगा, ये हमारा चुलबुल पांडे को यहाँ पे क्या बोला गया, ऑथोराइज कंट्रोलर। द ऑथोराइज कंट्रोलर शेल एक्सरसाइज फंक्शन, द ऑथोराइज कंट्रोलर अपना काम किस तरीके से करेगा, सबसे पहला इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उसके पापा ने बोला है वो उसको करेगा। चुलबुल पांडे को कौन लाया, मोदी जी, तो मोदी जी जैसे बोलेंगे मित्रों सुन चुलबुल ये काम करना है तो वो उसको करना ही पड़ेगा। तो इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन गिविंग टू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा जैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो वैसा वैसा काम करेगा। दूसरा, he shall not give any direction inconsistent with the provision to the person in charge of the management of the undertaking, किसी भी मैनेजमेंट को, मतलब किसी भी फैक्ट्री के मालिक को ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं देगा जो इस एक्ट के खिलाफ है, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन, ठीक है, किसी भी पर्सन को परेशान नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, एक्सेप्ट ऐसा कर सकता है अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। सबसे पहला सारा काम अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और किसी भी दूसरी फैक्ट, अगर इसको देखो इसको एक पावर मिल गई है तो पावर मिलने की वजह से ऐसा ना हो कि ये लोगों को परेशान करे, तो ये लोगों को परेशान नहीं करेगा अगर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट हो, लेकिन कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑर्डर देती है। The undertaking shall be carried out in accordance with the direction given by the authorized control under the provision of the act. अंडरटेकिंग भी अपना काम कैसे करेगी, जैसा जैसा ये ऑर्डर देगा, ऑथोराइज कंट्रोलर जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा अंडरटेकिंग भी काम करेगी। सबसे पहले ऑथोराइज कंट्रोलर कैसे काम करेगा, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी फैक्ट्री के मैनेजर वगैरह को परेशान नहीं करेगा,
इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लेकिन कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले। तीसरा, जो भी हमारी अंडरटेकिंग है वो भी इसके अकॉर्डिंग काम करेगी। The person who is responsible to function as a manager of the undertaking or part, it shall comply with the direction। मतलब ये कोई भी काम बोलेगा तो इसका कंप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आज हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक आज क्या पढ़ा कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट असेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस को इसको कैसे फिक्स करती है। उसके बाद हमने देखा इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को क्या कर रही है, शुगर के प्राइसेस कैसे फिक्स कर रही है। शुगर मतलब 4, पहला 90% ऑफ सुक्रोज प्लस शुगर कैंडी, फिर के बी सी, के से खंडसारी शुगर, बी से बूरा शुगर और सी से क्रश शुगर, तीसरा क्रिस्टलाइज फॉर्म में शुगर या फिर पाउडर शुगर, फिर चौथा हमने पढ़ा था कि कोई फैक्ट्री की शुगर या फिर रॉ शुगर, उसकी प्राइसेस गवर्नमेंट कैसे फिक्स कर रही है। उसकी प्राइसेस सबसे पहले कॉस्ट ऑफ शुगर केन, उसके बाद प्लस करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस टैक्सेस एंड ड्यूटी प्लस कॉस्ट ऑफ रिटर्न। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्डर देती है। और फोर्थ टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आज का कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कंट्रोलर अपॉइंट कर सकती है और वो ऑथोराइज कंट्रोलर अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगा, वो किसी भी मैन्युफैक्चरर को परेशान नहीं करेगा इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लेकिन कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो। फिर हम लोगों ने चौथी चीज ये पढ़ी थी कि जो भी अंडरटेकिंग है वो भी अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन काम करेगी। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। एक चीज मेरे को बतानी थी कि हमारे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो। उसमें CS से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचेगी। तो गाइस यहाँ तक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।